जिस दिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लग रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये अफजल कौन था? ये पार्लियामेंट अटैक का मास्टरमाइंड था। और दूसरे दिन राहुल गांधी और दूसरा नारा क्या लगा था? भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और दूसरे दिन राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाकर इन विद्यार्थियों के साथ खड़े हो गए और कहा FIR नहीं लॉन्च होनी चाहिए। बोलो, ये भारत जोड़ रही है, तोड़ने वाले थे? कभी इन्होंने माफी मांगी? देश से माफी मांगी? ऐसे लोग भारत जोड़ेंगे? और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फांसी की सजा सुनाई। कातिल कौन हुआ? भारत के प्रधान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जिन्होंने माफ नहीं किया, वो कातिल हो गए। ऐसे लोग न्याय यात्रा पर चले, जोड़ो यात्रा पर चले। ये मैं आपके सामने जरूर बताना चाहूंगा, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। अभी ये न्याय की बात करते हैं। आप बताइए, ओबीसी का ये नारा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं ना। पिछड़ा वर्ग का नारा लगाते हैं कि नहीं? लगाते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं कहा सब मोदी चोर है? कहा कि नहीं कहा सब मोदी चोर है? और ये कहा कि नहीं कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा? कहा कि नहीं कहा? कोर्ट के सामने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब ये ओबीसी के समर्थक हो गए, जो ओबीसी को गाली दे, जो ओबीसी को गाली दे के माफी नहीं मांगे। और ये ओबीसी की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे काका कालेलकर की रिपोर्ट पड़ी रही और उसको जवाहरलाल नेहरू ने 7 साल तक ठंडे बस्ते में डाले रखा, जब तक वो इस दुनिया से सिधार नहीं गए। मिसेस गांधी ने मंडल कमीशन, राजीव गांधी ने मंडल कमीशन, 20-20 साल हाथ नहीं लगाया उसको। और आज जब 90 के बाद मंडल कमीशन लागू हुआ और ओबीसी की बात हुई, ओबीसी को संवैधानिक स्टेटस किसने दिया? ओबीसी को संवैधानिक स्टेटस प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। ये भी हमको याद है। आप बताइए, यहां बैठे लोग जरा याद करा सकते हैं मुझे कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री ने जो वायदा किया, उस वायदा को कभी याद दिलाया? कभी जनता को याद दिलाया? मैनिफेस्टो छापो, वायदे करो, सरकार में आओ, 5 साल मौज करो, फिर सरकार के लिए नए वायदे करो, नए सपने दिखाओ और लोगों को लुभाओ और फिर से सरकार में आओ। यही कल्चर था। आज मुझे इस एग्जीक्यूटिव के, इस कार्यकारिणी के समापन के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जिस तरीके से मेरे आगमन पर असम प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने मेरा अभिनंदन किया, मेरा स्वागत किया, जो उत्साह मैंने देखा, जो उमंग मैंने देखी, जो तरंग मैंने देखी, सबसे पहले तो मैं उसके लिए आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आज मुझे मां कामाख्या के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला। जब मैं मां कामाख्या की भूमि पर आया हूं तो आप सबके साथ मिलकर माता के चरणों में शीश झुकाकर अपनी बात को प्रारंभ करता हूं और मां कामाख्या को याद करता हूं। आने वाले समय में बिहू का उत्सव आने वाला है। माघ बिहू के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और मैं रास्ते में देख रहा था कि तरह तरह से माघ बिहू की तैयारी हो रही है। मैं आपको बिहू की भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये भूमि धर्म की भूमि है, कर्म की भूमि है, राष्ट्रीयता की भूमि है, कला की भूमि है, संस्कारों की भूमि है। ऐसी भूमि को, अहम प्रदेश को मैं नमन करता हूं। जब मैं धर्म की भूमि, कर्म की भूमि बोलता हूं
तो यह वीरों की भूमि भी है। और जब मैं वीरों की भूमि बोलता हूं तो लाचित हमारे बोफू खान जी को भूलना शायद असंभव होगा, क्योंकि जिस तरीके से लाचित बोरफू खान जी ने मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी थी और जिस तरीके से उन्होंने अहम प्रदेश को बचाने का काम किया था, वो हम सबको सदा सदा इतिहास में याद रहेगा। और जब मैं बात करता हूं तो निश्चित रूप से शंकर देव को, भगवान शंकर देव को, श्रीमन शंकर देव को भूलना यह भी संभव नहीं है, क्योंकि यह शंकर देव की भूमि है। और मैं कला की बात करूं तो भारत रत्न भूपेंद्र हजारिका जी को हम भूल नहीं सकते हैं, ऐसी भूमि का मित्रों, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का अहम प्रदेश से भी विशेष संबंध है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि गोपीनाथ बोरदोले जी के लिए उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी, जिसके कारण आज जो बंगाल बचा और जो आसाम बचा, वो उन दोनों की इस लड़ाई के कारण बचा। यह भी हमको याद रखना चाहिए। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से हम सबको जानना चाहिए कि आज जो हमको यह अहम मिला है, असम मिला है, आज जो हमको बंगाल मिला है, जो उस समय कभी ईस्ट पाकिस्तान में चला जाता, जो आज का बांग्लादेश कहलाता है, यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि गोपीनाथ बोरदोले जी ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अथक प्रयास करके इस लड़ाई को लड़ा, तब जाकर के हमको आज आजाद भारत में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मित्रों, अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से देश बदल रहा है, किस तरीके से अहम बदल रहा है, असम बदल रहा है, किस तरीके से हम विकास की नई गाथाएं लिख रहे हैं। यहां मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, आपके जहन में रहना चाहिए, आपके ध्यान में रहना चाहिए कि हम उस पार्टी से हैं जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली ने भारत की राजनीति की संस्कृति, कल्चर को बदल डाला है। इसको भी हमको याद रखना है। द कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड नाउ, and under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, the politics, the definition of politics has also changed now. बदल गया है, उसका रूप बदल गया है, सोच बदल गई है। आप बताइए, यहां बैठे लोग जरा याद करा सकते हैं मुझे कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री ने जो वायदा किया, उस वायदा को कभी याद दिलाया? कभी जनता को याद दिलाया? मैनिफेस्टो छापो, वायदे करो, सरकार में आओ, 5 साल मौज करो, फिर सरकार के लिए नए वायदे करो, नए सपने दिखाओ और लोगों को लुभाओ और फिर से सरकार में आओ। यही कल्चर था। बोलिए, मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? कभी आपने स्वर्गीय तरुण गोगोई को सुना कि उन्होंने कभी कहा हो कि जो हमने कहा था वो हमने कर दिया है? आज मोदी जी ने हम लोगों को सिखाया है रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स। जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दे रहे हैं। ये बात हम लोगों ने कही है। अभी हेमंत बिस्व शर्मा जी कह रहे थे कि हमने 90,000 लोगों को नौकरी दे दी सरकार ने। अभी वो कह रहे थे कि वसुंधरा योजना के तहत हम लोगों ने जमीन देने का काम किया है और अधिकांश लोगों को हमने जमीन दे दी है। अभी वो बता रहे थे कि हमने फॉरेस्ट के इतने कवर को जो इलीगली इनहैबिटेंट थे उनको हटा दिया है। यानी जो हमने विजन डॉक्यूमेंट में कहा वो करके दिया। और उसके साथ साथ एक बात हम लोगों ने हमेशा रखी, वो थी सबका साथ
सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास। सबको साथ लेकर के चलना है। हमारी तरफ से किसी को भी हम ना नहीं कहते हैं। कोई हमसे दूर रहना चाहे भगवान भरोसे, लेकिन हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, ये बात हम लोगों ने कही और उसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया। मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक बदलाव और सामाजिक न्याय, यानी हर समाज का सशक्तिकरण, यह भी हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ किया है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप सब लोग बहुत से इलाके से आते हैं, तो आप लोग अपने अपने ढंग से चीजों को रखते होंगे आप, लेकिन लोगों को एक बात बताइए, मोदी जी की सरकार हो चाहे हेमंत बिश्व शर्मा जी की सरकार हो, हमारी सरकार गांव, विलेज, गरीब, पुअर, गांव, गरीब, वंचित, जो डिप्राइव्ड है, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, युवा, किसान, इनके लिए समर्पित सरकार है। ये बात प्रधानमंत्री ने कही, इसको हमको समझना है। इनके लिए डेडिकेटेड सरकार है। और इसीलिए मोदी जी ने कहा, ज्ञान, हमारी 4 ही जातियां हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी शक्ति। ज्ञान, GYAN, G फॉर गरीब, Y फॉर यूथ, युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। यही 4 जातियां। अगर नारी का उत्थान होता है, अगर युवा का उत्थान होता है, अगर अन्नदाता किसान का उत्थान होता है और गरीब को ऊपर उठाया जाता है, तो देश आगे बढ़ जाता है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आप जरा लोगों को बताओ, 80 करोड़ की जनता को हम 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दे रहे हैं, प्रधानमंत्री दे रहे हैं, अगले 5 साल तक रहेगा। और आपको जानकर के खुशी होगी कि इस 80 करोड़ में 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ आर फ्रॉम असम, जिनको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जा रहा है। और इसका फायदा क्या हुआ है? इसका फायदा हुआ है कि आज BPL से, बिलो पॉवर्टी लाइन से, आज देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। 13.5 करोड़। एंड ये हम नहीं कह रहे, आई एम नॉट सेइंग दिस, दिस इज सेड बाय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अति गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज बीन रिड्यूस्ड बाय लेस देन 1%, 1% से भी कम हो गई है। आयुष्मान भारत और आयुष्मान भारत के साथ आपका आयुष्मान असम मुख्यमंत्री योजना, इन दोनों ने मिलकर के आज असम में कोई भी गंभीर बीमारी के लिए इलाज की व्यवस्था सरकार कर रही है। ये भी हमको समझ लेना चाहिए। डिड वी एवर थॉट ऑफ इट? डिड वी एवर थिंक ऑफ इट? कभी हमने सोचा था? यहां बैठे हैं प्रथम पंक्ति में सारे MLA MP। आप बताइए, आज से 10 साल पहले आप चिट्ठी लिखते थे कि नहीं लिखते थे? प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इसका बाईपास होना है, इसका वैल्व लगना है, इसका किडनी का ऑपरेशन होना है, इसका लिवर का ट्रांसप्लांट होना है, इसको पथरी निकालनी है, इसको 1.5 लाख दे दो, इसको 2 लाख दे दो, इसको 3 लाख दे दो, इसको 4 लाख दे दो। आप एप्लीकेशन लिखते थे कि नहीं लिखते थे? आज 50 करोड़ पीपल, 10 करोड़ 74 lakh families have been given 5 lakh health cover every year for fighting against these diseases. और जो बच गया उसको हमारे हेमंत बिश्व शर्मा जी ने उनको साथ में जोड़ लिया। जल जीवन मिशन में हर के घर में पानी पहुंचने की हमने योजना बनाई है। महिला सशक्तिकरण के साथ देखें तो स्वच्छता अभियान, आपके यहां 41 लाख टॉयलेट्स बने, 41 लाख आउट ऑफ 12 करोड़। दैट मीन्स 41 लाख फीमेल बहनें बेचारी अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए पब्लिक में जाया करती थी, पब्लिक स्थानों पर जाया करती थी, खेतों में जाया करती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ लोगों को, महिलाओं को इज्जत से जीने का, लाइफ विद डिग्निटी दी है, तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। ये भी हमको जानना है।
इसलिए मित्रों, अगर हम देखें तो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, अनुसूचित जाति, महिला, युवा सबके लिए काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और उसको धरती पर उतारा है तो हेमंत बिस्वा शर्मा उसकी सरकार ने उतारा है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। आज बताइए, आप लोगों में से बहुत से आपके रिश्तेदार अमेरिका में होंगे, इंग्लैंड में होंगे, यूरोप में होंगे। पहले क्या कहते थे लोग? ओ यू इंडियंस, ओ यू इंडियंस, ऐसे ही कहते थे ना, यही बात कहते थे ना। मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? आपसे सुनना चाहता हूं, ठीक बोल रहा हूं क्या? ओ यू इंडियंस। आज क्या बोलते हैं? अच्छा, यू आर फ्रॉम इंडिया, मोदी, मोदी। ये बदलती तस्वीर है, ये बदलती तस्वीर। जो भी दुनिया का नेता आता था भारत में, यहां आकर हमारी धरती पर इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी थी, एक ही टर्मिनोलॉजी थी, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। जब इंडिया बोलते थे तो पाकिस्तान बोलते थे, जब इंडिया बोलते थे तो साथ में पाकिस्तान जोड़ते थे। ये इंटरनेशनल फ्रेज था, ये इंटरनेशनल फ्रेजियोलॉजी थी। अंतर्राष्ट्रीय भाषा में इंडिया एंड पाकिस्तान ऐसे बोलते थे। मोदी जी के राज्य के बाद इंडिया इंडिया हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान कहां पहुंच गया? पाकिस्तान जाने। अब कोई नहीं बोलता इंडिया एंड पाकिस्तान, कोई नहीं बोलता। एवरीबडी टॉक्स अबाउट इंडिया, एवरीबडी टॉक्स अबाउट भारत। ये फर्क आया है। आज हम 11वीं इकोनॉमी से छलांग लगा करके वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी नाउ, वी आर 5th लार्जेस्ट। और किसको हरा के, किसको ओवरटेक किया? ब्रिटेन को, जिसने हमारे देश को 200 साल राज किया, उसको ओवरटेक किया। और आप 2024 में फिर से मोदी जी को लाएंगे और 2027 में इंडिया विल बिकम द 3rd इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड, 3rd इकोनॉमिक पावर। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास मोबाइल है, सबके पास। 10 साल पहले आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना। आज 97% मोबाइल्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। उसमें लिखा है मेड इन इंडिया, 97%। एप्पल भी अब मेड इन इंडिया का मिल रहा है। स्टील में हम नंबर 4 से नंबर 2 में पहुंच गए। ऑटोमोबाइल मार्केट में हम नंबर 3 पर पहुंच गए। फार्मास्यूटिकल्स में देश का, दुनिया का सबसे सस्ता और इफेक्टिव दवा बनाने वाला भारत बन गया। 108% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। हमारा पेट्रोकेमिकल्स 136% बढ़ गया। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखेंगे कि सड़कों की जाल इस साल मोदी जी के नेतृत्व में 10 लाख करोड़ रुपए ओनली बीइंग स्पेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, हर एक तरीके से विकास के लिए एक नए तरीके से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। आप बताइए, मोदी जी के आने के बाद नॉर्थ ईस्ट मेन स्ट्रीम में आया है कि नहीं आया है? आया है कि नहीं आया है? सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री अगर नॉर्थ ईस्ट आए हैं तो देश में आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी है कि नहीं है? ही हैज कम मोर देन हाफ अ सेंचुरी, 60 टाइम्स ही हैज कम टू नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मेन स्ट्रीमिंग हुआ है। और इतना ही नहीं, आप बताइए, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के साथ समझौता 2023 में हुआ कि नहीं हुआ? पीस आया कि नहीं आया? डीमा हसाओ पीस पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरीके से बोडो अकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ? 5 दशक, 50 ईयर्स से ये प्रॉब्लम चल रहा था। 5 दशक में हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरीके से ब्रू रियांग का एग्रीमेंट, ये हुआ कि नहीं हुआ? कार्बी एंगलोंग का एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? यानी जो जो नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम्स थे, वो सारे नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। यह भी हमको आपके असम का मेघालय से बॉर्डर डिस्प्यूट, उसको सॉल्व किया कि नहीं? असम का अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व किया कि नहीं किया? हर एक दृष्टि से। और फाइनेंशियली अगर आप देखिए तो 10% ऑफ द इंडियन बजट इज बीइंग स्पेंट इन नॉर्थ ईस्ट फॉर डेवलपमेंट, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से विकास की हमने ये कहानी। रेलवेज, अब मैं मतलब कौन कौन से ब्रिज की बात करूं,
बोनी ब्रिज की बात करूं, कौन से ब्रिज की बात करूं, जो जो काम आपके 20-20 साल से लटके हुए थे, कांग्रेस में लटके हुए थे, भटके हुए थे, अटके हुए थे, वो सारे के सारे काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और इसके साथ साथ पूरी कनेक्टिविटी लाने का काम उसको भी आगे बढ़ाया है। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू, एज हिज हेल्थ मिनिस्टर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग All India Institute of Medical Sciences in Guwahati. गुवाहाटी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया। कितनी तकलीफ आई आपको मालूम है, जमीन की तकलीफ आई, बाद में हेमंत जी ने मिलकर के वो मिट्टी डाल करके उस काम को किया। आपके यहां मेरे को मालूम नहीं, लेकिन शायद 7-8 मेडिकल कॉलेज होते थे। उन दिनों मैंने 3 मेडिकल कॉलेज आपको दिए थे। आज मुझे खुशी हो रही है कि 10 मेडिकल कॉलेज बन गए हैं और 15 मेडिकल कॉलेजेस ऑनलाइन है, पाइप में है, जो बन रहे हैं। इस तरीके से काम हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट का आसम कैंसर केयर सेंटर का सबसे बड़ा सेंटर बन रहा है, सबसे बड़ा सेंटर बन रहा है और उस समय इस काम को भी आगे बढ़ाने का काम किया गया। आपके यहां अगर हम गांव गरीब की बातचीत करें तो अरुणोदय स्कीम की अगर मैं बात करूं तो मेरा मत है कि आप इन बातों को जमीनी स्तर पर नीचे तक ले जाने की कोशिश कीजिए और ऐसे कार्यक्रमों को जिससे लगभग 27 लाख लोग बेनिफिशियरी हैं उनको इसका लाभ मिल सके, ये हमको करने की जरूरत है। इसलिए मित्रों, फ्रेंड्स, आई एम हियर ओनली टू से दैट दिस इज अ वेरी अपॉर्चुनिस्टिक मोमेंट फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का समय है और ये अवसरों से भरा हुआ समय है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में ला करके आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि पहले सर्बानंद सोनोवाल जी ने काम किया, अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी पूरी ताकत के साथ असम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं हर बार जब भी आता हूं तो मुझे इनसे पूछना पड़ता है वो सड़क कहां गई, तो ये कहते हैं वो अब 4 लेन में बदल गई। ये वही सड़क है, आप पहचान नहीं पा रहे। मैं हर बार आता हूं, मेरे को पहचानने में मुश्किल आती है। वो भूपेन हजारिका जी का मेमोरियल है, वो पहले पहाड़ जैसा इधर से घूम करके कैसा डुबकी मार के जाना पड़ता। अब मैंने देखा वो बगल से सराखे से कनेक्टिविटी, रोड्स, हाईवेज, नेशनल हाईवेज, ब्रिजेस, हर एक दृष्टि से कनेक्टिविटी आगे बढ़ाने का काम। पहले तो शिलांग जाने का मतलब होता था ये टूटा, वो टूटा, इधर फंसा, उधर फंसा, होता था कि नहीं होता था? आजकल बोलते फटाफट फटाफट। अच्छा, एयर रूट ठीक नहीं है, बाय रोड चलो। और मैं तो बोलता हूं एयर छोड़ ही दो यार, बाय रोड ही चलते, क्योंकि कनेक्टिविटी सो है। तो ये फर्क आया है। बोलिए, इस फर्क को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? बढ़ाना है तो फिर कमल को संभाल के रखना है और आगे बढ़ना है। मित्रों, मैं किसी शुभ लक्षण पर, शुभ अवसर पर, अब बिहू आ रहा है, ऐसे समय पर मैं कोई बहुत अपवित्र चर्चा, जिसको बोलते हैं इनऑस्पिशियस चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूं, अब हमारे वो कांग्रेस के साथियों ने नॉर्थ ईस्ट को ही चुन लिया। न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मैंने कहा ये तो भारत तोड़ो अन्याय यात्रा है। ये भारत तोड़ो अन्याय यात्रा है। और देखो वो क्या कहते, 70 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। एडम भाग रहे, सारे कर्म करने के बाद अब हज पर चले, अब भगवान याद आए। अन्याय की नींव रखने वाली कांग्रेस पार्टी और भारत को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली कांग्रेस पार्टी आज जोड़ो यात्रा पर चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं और आप लोगों से चाहूंगा, जब यात्रा आए तो पूछना, राहुल गांधी से पूछना, मैं बार बार पूछ रहा हूं, मैं पिछली बार भी पूछा था मैंने जोड़ो यात्रा में, मैं आज भी पूछ रहा हूं। देखो, सफेद सफेद होता है, काला काला होता है, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है।
ईमानदारी ईमानदारी होती है, बेईमानी बेईमानी होती है। मैं जानना चाहता हूं, जिस दिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लग रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये अफजल कौन था? ये पार्लियामेंट अटैक का मास्टरमाइंड था। और दूसरे दिन राहुल गांधी, और दूसरा नारा क्या लगा था? भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और दूसरे दिन राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाकर इन विद्यार्थियों के साथ खड़े हो गए और कहा FIR नहीं लॉन्च होनी चाहिए। बोलो, ये भारत जोड़ रही है, तोड़ने वाले थे? कभी इन्होंने माफी मांगी? देश से माफी मांगी? ऐसे लोग भारत जोड़ेंगे? और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फांसी की सजा सुनाई। कातिल कौन हुआ? भारत के प्रधान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जिन्होंने माफ नहीं किया, वो कातिल हो गए। ऐसे लोग न्याय यात्रा पर चले, जोड़ो यात्रा पर चले। ये मैं आपके सामने जरूर बताना चाहूंगा, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। अभी ये न्याय की बात करते हैं, आप बताइए, ओबीसी का ये नारा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं ना, पिछड़ा वर्ग का नारा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? इन्होंने कहा कि नहीं कहा सब मोदी चोर हैं? कहा कि नहीं कहा सब मोदी चोर हैं? और ये कहा कि नहीं कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा? कहा कि नहीं कहा? कोर्ट के सामने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब ये ओबीसी के समर्थक हो गए, जो ओबीसी को गाली दे, जो ओबीसी को गाली दे के माफी नहीं मांगे, और ये ओबीसी की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे काका कालेलकर की रिपोर्ट पड़ी रही और उसको जवाहरलाल नेहरू ने 7 साल तक ठंडे बस्ते में डाले रखा, जब तक वो इस दुनिया से सिधार नहीं गए। मिसेस गांधी ने मंडल कमीशन, राजीव गांधी ने मंडल कमीशन, 20-20 साल हाथ नहीं लगाया उसको। और आज जब 90 के बाद मंडल कमीशन लागू हुआ और ओबीसी की बात हुई, ओबीसी को संवैधानिक स्टेटस किसने दिया? ओबीसी को संवैधानिक स्टेटस प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, ये भी हमको याद है। इसलिए आपने कोई कम अन्याय किया है कि किस तरीके का न्याय आपने किया है, कोई भूल सकता है आपको? राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था, न जात को न पात पर, ये पार्लियामेंट में कहा था। वो आज ओबीसी के हिमायती बन रहे हैं। यानी वोट चाहिए इनको, वोट वोट वोट, किसी भी तरीके से आ जाए, कोई भी नारा लगा दो, कुछ भी कर लो, वोट के खातिर ये किस तरीके से करते हैं, वो सब भी हम सबको ध्यान दें। आप बताइए, अनुसूचित जाति की बात करते हैं, अंबेडकर कौन थे? अंबेडकर कौन थे? अंबेडकर को पार्लियामेंट में आने से किसने रोका? जवाहरलाल नेहरू ने रोका। कांग्रेस ने कैंडिडेट उनके खिलाफ खड़ा किया, कैबिनेट से उनको जाना पड़ा। जो भारत के संविधान के निर्माता कहते हैं, जिनको हर समय हम पूछते हैं, जिसकी हम दुहाई देते हैं, उसको पार्लियामेंट में आने से रोकने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आज न्याय यात्रा निकाल रहे हो। इतना अन्याय करने के बाद, इतना अन्याय करने के बाद, अनुसूचित जाति के साथ जो तुमने अन्याय किया है, उसको कोई भूल सकता है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, और मैं बार बार लोगों को याद दिलाता हूं, आर्टिकल 356 के तहत 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। चुनी हुई सरकार 90 टाइम्स, 90 बार। जवाहरलाल नेहरू ने 8 बार गिराई सरकार, इंदिरा गांधी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 51 टाइम्स चुनी हुई सरकारों को गिराया, 51 टाइम्स। राजीव गांधी ने 6 बार, मनमोहन सिंह ने 12 बार। ये आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं चुनी हुई सरकारों को। कल को हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार को कोई गिरा दे, या न्याय नहीं है क्या? चुनी हुई सरकार नहीं है क्या? लोगों ने नहीं चुना क्या? आज न्याय यात्रा निकाल रहे हो। इतना अन्याय करने के बाद
यह बात भी हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। और तो और छोड़ो, आप बताओ 1984 में सिखों का राइट हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था? कत्लेआम हुआ था कि नहीं हुआ था? 84 के दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे? हजारों सिख मारे गए थे कि नहीं मारे गए थे? उस समय क्या स्टेटमेंट दी थी राजीव गांधी ने? जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आप बताइए, ये न्याय यात्रा निकालेंगे इतना न्याय करने के बाद? आज इन तक माफी नहीं मांगी है। मैं चाहूंगा कि जब राहुल गांधी यहां पर यात्रा लेके आए तो आप पूछिए उससे कि सन 84 के दंगों के बारे में तुमको क्या कहना है, क्या तुमको उससे माफी मांगनी है कि नहीं मांगनी? और उसी तरीके से अगर हम बात करें तो क्या शाहबानू का केस याद है आपको? आपको शाहबानू का केस याद है ना? राजीव गांधी ने कानून बदल करके वो शाहबानू को जो न्याय मिला हुआ था उस न्याय को भी अन्याय में परिवर्तित करने का काम किया। तो राहुल गांधी के पूज्य पिताजी राजीव गांधी ने किया। शाहबानू के केस में कोर्ट ने उनको कहा था कि उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको राहत मिलनी चाहिए। कानून बदल डाला वोट बैंक की राजनीति के खातिर, अपीलमेंट के खातिर, तुष्टीकरण के खातिर कानून बदल डाला। आज न्याय की बात करते हैं शाहबानू के साथ अन्याय करने के बाद। भारत तोड़ो यात्रा की अगर मैं बात करूं तो आप कोई भी किस्सा उठा लीजिए, कभी भी आप उठा लीजिए, आपके ध्यान में आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई बता सकता है कि कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में क्या समझौता हुआ है? कोई बता सकता है? एक गुप्त समझौता दो पार्टियों में, और उनकी पार्टी यानी सरकार और हमारी पार्टी यानी एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक पॉलिटिकल पार्टी, समझौता हो जाता है। तुम भारत जोड़ने चले हो, तुम भारत जोड़ने नहीं चले हो, तुम भारत तोड़ने चले हो। इस बात को हम सब लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर ये जिस तरीके से इन लोगों ने सारी योजनाएं बना करके ये भारत को जिस तरीके से कमजोर करने, अभी का उदाहरण ले लें, अगर अब मालदीव्स के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से भारत पर टिप्पणी की कि नहीं की? और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता कहते हैं मोदी जी को हर चीज पर्सनल नहीं लेनी चाहिए। यानी देखो, राष्ट्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री पर नवाज शरीफ ने यह कहा था कि देहाती औरत की तरह है, तो मोदी जी ने गरज करके कहा था यह हमारे 125 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री है, कोई इस तरीके से नहीं कह सकता है देश के साथ खड़े हुए। लेकिन ये आज मालदीव्स के उनके राष्ट्रपति को उसको 3 मंत्री बर्खास्त करने पड़े। लेकिन जो विषय भारत से जुड़ा है, और क्या कहा है उस कमेंट में यह कहा कि मालदीव्स का मुकाबला भारत के लक्षद्वीप नहीं कर सकता टूरिज्म, और इस तरीके की बातों को कहा है। भारत विरोधी वक्तव्य दिए गए और उस पर उसकी स्पष्टीकरण मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हैं। ये इस तरीके से देश चलता है क्या? मैं तो कहता हूं, कई बार बोलता हूं कि ये तो सरकार चलाने लायक नहीं है। अब तो मैं ये कहता हूं ये ऑपोजिशन भी चलाने लायक नहीं है। सरकार तो खैर क्या चलाएंगे, लेकिन अब ये ऑपोजिशन करने लायक भी नहीं रहे। इनको पता ही नहीं चलता कि मोदी जी की बुराई करते 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 कब देश की बुराई करने लगते हैं, कब देश को जोड़ लेते हैं। अब ये इंडिया अलायंस है, ये क्या अलायंस है? ये इंडिया अलायंस 2 ही बातों का अलायंस है। एक तो काला धन बचाओ और परिवार को बचाओ, 2 ही चीजों का अलायंस है। क्या? काला धन बचाओ और परिवार बचाओ। बताइए, मुफ्ती की बेटी महबूबा, फरूक का बेटा अब्दुल्ला, प्रकाश सिंह जी के बेटे सुखबीर, मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश, साथ में डिंपल, चाचा गया जहां गया जाना था। लालू में कौन? तो लालू राबड़ी
फिर उसके बाद तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, बाकी छुट्टी। आपके यहां बंगाल में पड़ोस में पीसी, भाईपो, बुआ, भतीजा, बाकी छुट्टी। नीचे आओ, जगन परिवार की पार्टी, हमारे टीडीपी परिवार की पार्टी। स्टालिन की बात करो, करुणानिधि, स्टालिन और उसका बेटा परिवार की पार्टी। महाराष्ट्र तेलंगाना करो तो उस केसीआर, उसकी बेटी केटीआर परिवार की पार्टी। उससे आगे आओ, शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार चले गए। ये सब अपने बेटे बेटियों को बचा रहे हैं। अब आप दूसरी बात बताओ, सबके ऊपर सीबीआई के केसेस है कि नहीं है? है कि नहीं है? सबके काले धन के डिस्प्रोपोर्शनेट ऑफ प्रॉपर्टी है कि नहीं है? तो ये इंडी अलायंस नहीं है, ये परिवार और प्रॉपर्टी बचाने का अलायंस है। इसको इंडी अलायंस मत कहो, ये तो परिवार प्रॉपर्टी अलायंस है। तुम मेरी पीठ खुजलाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊं। तुम मेरी पीठ सहलाओ, मैं तुम्हारी पीठ सहलाऊं। तुम मेरा साथ दो, मैं तेरा साथ देता हूं। कोई इनको भारत से लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? इनको प्रजातांत्रिक तरीके से जवाब देने की आवश्यकता है कि नहीं है? और 2024 में मोदी जी के आकर के फिर से बीजेपी, फिर से भारत को आगे बढ़ाने का काम करना है कि नहीं करना है? स्टेबिलिटी लानी है कि नहीं लानी है? ये सब कुछ अगर लाना है तो हमें अपनी जिम्मेवारी निभानी है। और अब जाओ, चौक चौराहे पर खड़े होकर के बहस करो, चर्चा करो लोगों से, पूछो उनको किस तरीके से इन लोगों ने सरकारें चलाई है, किस तरीके से इन लोगों ने मौज बनाया है, किस तरीके से इन्होंने देश को खतरे में डाल करके अपना शासन चलाया है, किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति की है। और आज हम कहते हैं कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान ये कह रहा है मोदी है तो मोदी है तो, और दूसरा ये मोदी की ये मोदी की गारंटी है। और इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि पूरी ताकत के साथ आप भारतीय जनता पार्टी को, और आप सब बड़े खुशनसीब हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिला है। राष्ट्रवादी ताकत के साथ आप खड़े हो, आप इसी तरीके से आगे बढ़ो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।